सो हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सारे कंसेप्ट्स और सारी थ्योरी हम अच्छे से पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद a constant acceleration. It travel a distance of 400 meter in 20 seconds. Find the acceleration and find the force acting on it if the mass is 7 tons. तो देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक हिल से ट्रक जो है वो नीचे की तरफ उतर रहा है। इस प्रकार एक ट्रक जो है वो हिल से नीचे की तरफ उतर रहा है। तो सवाल में आपको क्या क्या दिया? रेस्ट से चलता है। अगर रेस्ट से चलता है, सीधी सी बात है, तो यू जो है वो आपका कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। डिस्टेंस कितनी दूरी तय करता है ये आपको दिया हुआ है, दैट इज 400 मीटर। कितने टाइम में? 20 सेकेंड्स में। सबसे पहले तो एक्सेलेरेशन बताओ। तो देखिए, एक्सेलेरेशन के लिए हम अगेन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आपको मैं याद भी दिला देता हूँ तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन वॉज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन वॉज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, देखिए आपको s भी दिया गया है, u भी पता है, t भी पता है, और a कैलकुलेट करना है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू, s की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 400। u आपका 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, एंड वट इज टी? 20। सो 20 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 400 बराबर हाफ इंटू ए इंटू 400, ये कट जाएगा आपका 200 पे, और यहाँ से 400/200 ए आ जाएगा। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। सवाल में क्या पूछा है? लास्ट में पूछा है फोर्स निकालो। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या सीखा है? एफ जो है वो एम ए के बराबर होता है। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे। एफ बराबर मास, मास कितना दिया है? 7 टन्स। देखिए, टन को बच्चों आप एक चीज याद रखेंगे कि जो एक टन होता है, एक टन जो होता है उसमें 1000 केजी होते हैं। तो एक टन में 1000 केजी, तो 7 टन में कितने हुए? 7000। तो मास सवाल में दिया हुआ है कितना? 7000 केजी। केजी क्यों लिया है? ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। और एक्सेलेरेशन अभी हमने निकाली, कितनी है? 2। तो एफ आपका कितना आ गया? 14000 न्यूटन। दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, ए स्टोन of mass 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of the lake and come to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? देखिए, हमारे पास क्या है? एक फ्रोजन लेक है, एक जमी हुई लेक है। इस प्रकार वो जमी हुई है, और ऊपर से ऐसे पत्थर जो है वो फेंका इस तरफ, इस लेक के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहा है, और स्लाइड करते करते वो पत्थर कहीं पर जाकर रुक रुक जाता है। तो आपको इस स्टोन का मास दिया हुआ है कितना? 1 kg। किस वेलोसिटी से ये जा रहा है, यानी u आपको दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये 50 मीटर। रुक जाता है तो v आपका 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। आपको निकालना है फोर्स। देखिए, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। मास आपको दिया है 1 kg, ए निकाल लो। सो बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v है 0, 0 का स्क्वायर, u है आपका 20, 20 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, और s आपको कितना दिया हुआ है? 50। सो दैट इज माइनस ऑफ 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 2 इंटू 50, दैट इज ए। तो 0 से 0 गया, ये गया 8 और ये गया 4 पे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप f निकाल सकते हो।
मास दिया हुआ है 1 kg, एक्सेलेरेशन आई -4, सो F इज इक्वल टू व्हाट, -4 न्यूटन। दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। देखिए माइनस साइन का मतलब क्या है कि जब ये पत्थर इस लेक पर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ना, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट्स व्हाई देयर इज नेगेटिव साइन। ठीक। A 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg along a horizontal track. If the engine exert a force of 40,000 Newton and the track offer a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train. देखिए क्या है, एक ट्रेन है, ट्रेन का सपोज कीजिए ये आपका इंजन है और इसके साथ इस प्रकार बॉक्स, वैगन, वैगन का मतलब होता है जो पीछे ट्रेन में डब्बे लगे होते हैं जो कि मूव करते हैं, तो ये ऐसे 5 डब्बे लगे हुए हैं और ये ट्रेन जो ये इंजन है ये इसको खींच रहा है। ठीक है, इस प्रकार आपके पास ये ट्रैक है, कुछ इस प्रकार से आपकी सिचुएशन दी हुई है। 5 वैगन है, एक का वजन 2000 है, तो 5 का वजन कितना हुआ, 5 दूनी 10 यानी कि 10,000। तो इंजन का वेट आपको दिया हुआ है 8,000, 8,000 कितना दिया हुआ है, 8,000 kg। और ये जो 5 डब्बे हैं इनका टोटल वजन कितना है, टोटल वजन इनका कितना है, इनका है 5 गुना में 2000 यानी कि 10,000 kg। और ये एक इंजन इतने वेट को खींच रहा है आगे की तरफ। इंजन खींचने के लिए जो फोर्स यूज कर रहा है वो कितना है, वो है 40,000 न्यूटन। और जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है, ये जो इंजन के जो व्हील्स हैं और ट्रैक के बीच में जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, माइनस लेंगे। माइनस क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, दैट इज 5,000 न्यूटन। तो पहले सवाल में पूछा नेट फोर्स, तो सीधी सी बात है इंजन फोर्स लगा रहा है इस तरफ, दैट इज 40,000 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 5,000 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स, सो नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू 40,000 माइनस 5,000, क्योंकि 40,000 इंजन लगा रहा है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इसे इस तरफ खींच रहा है तो माइनस हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन, दैट इज द नेट फोर्स। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलेरेशन आपको निकालनी है तो एक्सेलेरेशन हो जाएगी F बाई एम। F अभी निकाला, नेट फोर्स दैट इज 35,000 डिवाइड बाय मास। अब देखिए मास हम इन पांच वैगन का लेंगे, इसका नहीं लेंगे, क्योंकि जो ये फोर्स लगा रहा है वो ये इंजन लगा रहा है, तो इसका हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इनका टोटल मास कितना दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे एंड द आंसर इज एक्सेलेरेशन दैट इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। Coming to the next question, calculate the ratio of momentum when the velocity of an object is double, mass of an object is half and both mass and velocity are increased। देखिए सिंपल सी बात है, मोमेंटम का क्वेश्चन है, मोमेंटम का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, P is equal to mv। So the momentum is depend upon two factor, mass and velocity। कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल, अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो मोमेंटम पे क्या असर पड़ेगा। भाई पहली सिचुएशन में मैं कहता हूँ P1 was m इंटू में V1, ऐसा होगा। पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं वेलोसिटी, अब कहता है वेलोसिटी डबल हो गई। इफ द वेलोसिटी इज डबल देन व्हाट विल बी द P2। वेलोसिटी अगर डबल हो गई इसका मतलब कि V1 को मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ V1, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 2 इंटू m इंटू V1, यानी P2 is equal to twice of P1, और we can say इस 2 को यहाँ पे ले जाएंगे 1/2 is equal to P1 by P2। ये आपकी आगे रेशो क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, मास अगर हाफ कर दे तो क्या होगा, फिर वही बात, P1 is equal to m, m इंटू में V1 है सपोज, और इसने क्या किया, इसने मास को डबल कर दिया, अगर मास को डबल कर देंगे तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ m
सॉरी, मास को डबल नहीं किया है, मास को हाफ किया है, मास को हाफ कर दिया गया है। तो मास को हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा। सो P2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में n इंटू में V1। सो P2 इज इक्वल टू हाफ इंटू में दिस इज व्हाट P1। सो अगेन वी विल हैव 2/1 दैट इज इक्वल टू P1/P2, यानी अब रेशो जो है मोमेंटम की वो ये हो जाएगी। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, बोथ मास एंड वेलोसिटी आर इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, यानी अगर P1 पहले m इंटू वी रहा होगा, अब कहता है मास भी 3 टाइम हो गया, वेलोसिटी भी 3 टाइम होगी, तो P2 कितना हो जाएगा, मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, दैट विल बी थ्राइस ऑफ m इंटू थ्राइस ऑफ v। सो P2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 इंटू में mv। सो P2 इज इक्वल टू 9 इंटू में P1। सो वी हैव 1/9 इज इक्वल टू P1/P2। तो अब रेशो आपकी ये हो जाएगी। सो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर for a body of mass 5 kg, find a force on the body from 0 to a। एक भाग में पहले पहले पार्ट का अगर मैं आंसर देखूं तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है, हमें बताना है फोर्स, फोर्स कितना है और कौन सा पोर्शन लेना है 0 to a, यानी कि इस वाले पोर्शन की बात हुई है। क्लियर है? आप मुझे एक बात बताइए, फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए, और मास आपको दिया हुआ है कितना 5 kg। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होती है, v माइनस यू बाई टी। और वीटी ग्राफ के अंदर आप देखो जो वेलोसिटी है वो जीरो से कहां तक चली गई, जीरो से कहां तक चलेगी 40, जीरो से 40 चलेगी, बिकॉज इस पोर्शन की हम बात करें ना 0 to a। तो 0 to a में वेलोसिटी पहले जीरो थी, फिर कहां पहुंच गई 40, कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी इज 40, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 डिवाइड बाय कितने टाइम में, 2 सेकंड में। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 40/2 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F कितना हो गया, F हो गया मास विच इज 5 इंटू 20 दैट इज 100 न्यूटन। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, बी टू सी यानी कि ये वाले पोर्शन की बात हो रही है। तो इसमें अगेन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, v माइनस यू बाई टी। अब बताओ, अब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल 40 है, फाइनल 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, फाइनल 0 है, तो अब क्या हो जाएगा, v विच इज 0 माइनस 40 कितने टाइम में, टाइम देखो ये वाला है ना टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, 10 में से 6 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो दैट इज माइनस 40/4। सो दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F निकाल लेंगे यहाँ से, F इक्वल टू m में होता है, मास तो वही है 5, एक्सेलरेशन कितना है -10। सो दैट इज इक्वल टू -50 न्यूटन। दैट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार एंड ए ट्रक हैव सेम मोमेंटम हुज वेलोसिटी इज मोर एंड वाई। एक कार है, एक ट्रक है, तो दोनों की मोमेंटम सेम है। मैं कहता हूं कि जो कार की मोमेंटम है, यानी पी ऑफ कार दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द कार इनटू वेलोसिटी ऑफ द कार। और ट्रक जो होगा उसकी मोमेंटम पीटी होगी, दैट इज मास ऑफ द ट्रक इनटू मास ऑफ द ट्रक इनटू वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। कहते हैं दोनों मोमेंटम बराबर है, यानी मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ट्रक। इसका मतलब क्या, इसका मतलब mc इंटू वी सी दैट इज इक्वल टू एम टी इंटू में वी टी। क्लियर है बात? और इसने क्या कहा है, ए कार एंड ए ट्रक हैव सेम मोमेंटम हुज वेलोसिटी इज मोर एंड वाई, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो मास ऑफ द कार डिवाइड बाय मास ऑफ द ट्रक दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ट्रक बाय वेलोसिटी ऑफ द कार। क्लियर बात है? आप मुझे एक बात बताओ, कार का मास ज्यादा होगा या ट्रेन का मास ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, मास ऑफ द ट्रेन विल बी मोर देन मास ऑफ द कार। मास ऑफ द ट्रेन इज मोर देन मास ऑफ द कार। जिसका मास ज्यादा, आप इस फॉर्मूले में भी ध्यान से देखिए, इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम टी
by mc, that is equal to vc by vt. Mass of the train is more than mass of the car. That means this value will be greater than 1, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये वैल्यू एक से बड़ी आएगी, ये वैल्यू एक से बड़ी आएगी। इसका मतलब कि अगर ट्रेन का मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा हुई? कार की, यानी v of c विल बी ग्रेटर देन v of t। दैट इज द आंसर। किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? कार की। भाई सीधी सी बात है, दोनों की मोमेंटम बराबर है, ट्रेन का मास ज्यादा है और जो कार का मास है वो कम है, तो ट्रेन का मास ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, है ना भाई। P इज इक्वल टू एम वी होता है। m और v दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो P बाई वी इज इक्वल टू एम। अगर v ज्यादा होगा तो m कम होगा, या m ज्यादा होगा तो v कम होगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज एट रेस्ट। 500 ग्राम रेस्ट पर है। ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 10 सेकेंड व्हेन एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ 10 टू द पावर -2 न्यूटन। क्या निकालना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो निकालना है। पहले जो चीजें दी है वो लिख लेते हैं। मास दिया हुआ है 500 ग्राम, इसको आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। सो दैट इज इक्वल टू 0.5 kg। सवाल में आपको रेस्ट पे दिया है, यानी यू आपको 0 मीटर पर सेकंड दिया है। और क्या दिया है? आपको टाइम दिया है 10 सेकेंड, और फोर्स दिया है दैट इज 10 टू द पावर -2 न्यूटन, जिसको हम 1/100 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो आपको मास पता है, यू पता है, टी पता है, तो हाउ यू कैन सॉल्व दैट? देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो F इक्वल टू होता है एम ए निकाल लो। A इज इक्वल टू एफ बाई एम। सवाल में F आपको दिया है 1/100 और मास आपको कितना दिया है? मास आपको दिया है 0.5। तो इसको सॉल्व करोगे 1/100 इंटू 10/5 इसको लिख सकते हैं, तो 10 से कट गया, दैट इज इक्वल टू 1/50। ये क्या आया है? एक्सेलेरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन आ गई। निकालना क्या है? डिस्टेंस। तो वी कैन यूज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो s निकालना है सवाल में, u आपको कितना दिया है? u 0 है, t प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन अभी निकाली 1/50, और टाइम आपको दिया 10 सेकेंड, तो 10 का हो जाएगा स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1/50 इंटू 100। सो ये कट जाएगा 2 पे, और s आपका आ जाएगा 1 मीटर। सो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। आप देखोगे अब तक हम सिर्फ दो ही चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ को और इक्वेशंस ऑफ मोशन को। इनकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है, और आपको यह पता होना चाहिए कि किस टाइम पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। अगर ये दो चीजें सीख गए आप न्यूमेरिकल सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is required to increase the velocity of the scooter of mass 80 kg from 5 to 25 meter per second in 2 second, calculate the force। easy question, force निकालना है। तो F किसके बराबर? ma। सवाल में मास दिया है 80 kg। वेलोसिटी देखिए, एक्सेलेरेशन निकालनी है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। वेलोसिटी 5 से 25 हो गई, तो v कितना है? 25। v कितना है? 25। u कितना है? 5। और कितने टाइम में? 2 सेकंड में। सो 20/2 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो निकल जाएगा आपका एफ। मास कितना है? 80 इंटू एक्सेलेरेशन इज 10, सो फोर्स इज 800 न्यूटन। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए गर्ल ऑफ मास 50 kg जंप्स आउट ऑफ ए मूविंग बोट ऑफ मास 300 kg onto the bank with a horizontal velocity of 3 meter per second
विद व्हाट वेलोसिटी विल द बोट बिगिन टू मूव बैकवर्ड। आप देखिए, कहता है कि एक लड़की है, वो नाव के अंदर इस प्रकार है, नाव के अंदर वो खड़ी है लाइक दिस, और वो जैसे नाव से उतर रही है और यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, जब वो नाव से उतरेगी तो ये जो बोट है ना, वो उसको पीछे की तरफ पुश करेगी। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ये आगे जाएगी, अगर ये आगे जा रही है तो बोट को पीछे की तरफ पुश करेगी। तो ऐसे में जो मोमेंटम है, हमारी मोमेंटम, दैट विल बी कंजर्व्ड। क्या मतलब इसका, दोनों की मोमेंटम कंजर्व रहेगी, इस लड़की की भी और इस बोट की भी। तो वी कैन से दैट m mass of the girl into velocity of the girl plus mass of the boat into velocity of the boat, दोनों का सम 0 रहेगा। तो गर्ल का मास दिया हुआ है कितना, 50, और v दिया हुआ है, गर्ल की वेलोसिटी दी हुई है 3, बोट का मास दिया हुआ है 300, लेकिन v भी नहीं पता, जो कि हमें सवाल में निकालना है, vb that is equal to 0। so 150 is equal to minus 300 into vb, so we have velocity of the boat is equal to minus of 150 divided by 300, that is equal to minus 1 by 2, so vb is equal to minus 0.5 meter per second। यानी अगर ये लड़की आगे की तरफ जाएगी विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, तो ये बोट पीछे की तरफ जाएगी विद वेलोसिटी ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। ये माइनस साइन इज इंडिकेटिंग कि बोट इस तरफ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो दैट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन सेज ए मशीन गन कैन फायर 50 gram bullets with a velocity of 150 meter per second. A 60 kg stone is moving towards the machine gun velocity of 10 meter per second. How many bullets must be fired from the gun to just stop the stone in its track? देखिए, कहता है कि एक मशीन गन है, इस प्रकार एक मशीन गन है, और यहाँ से कई सारी बुलेट जो हैं वो निकल रही हैं, ठीक है। सामने से एक पत्थर आ रहा है, कहने का मतलब है कि ये पत्थर इस तरफ आ रहा है, बुलेट इस तरफ जा रही है, और ये जो पत्थर है दिया हुआ है, इसका वजन दिया हुआ है 60 kg, और किस वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये बुलेट है, एक बुलेट का जो मास है वो 50 ग्राम दिया हुआ है, और इनकी वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये पत्थर इस तरफ जा रहा है और हमने बुलेट फायर करी, इन सारी बुलेट्स को, जितनी भी बुलेट ये जा रही है, हमें नहीं पता कितनी है, इन सारी बुलेट्स को ये पत्थर रोकना है। तो कहता है कि कितनी बुलेट लगेंगी रोकने के लिए। तो इसमें भी हम सेम कंसेप्ट यूज करेंगे कि ये जो पत्थर इस तरफ आ रहा है इसकी मोमेंटम, और ये बुलेट इस तरफ जा रहा है इसकी मोमेंटम, ये दोनों मोमेंटम कंजर्व रहनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ जो बुलेट की मोमेंटम है, एन बुलेट्स जा रही है, एक बुलेट तो नहीं है, कई सारी है, लिखा है कई सारी बुलेट है। तो मोमेंटम यानी कि मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस पत्थर तो एक ही है, तो मास ऑफ द स्टोन इनटू वेलोसिटी ऑफ द स्टोन दैट इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं मोमेंटम कंजर्व रहेगी पूरे सिस्टम की। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें निकालनी है, मास ऑफ द बुलेट इज गिवन दैट इज 50 ग्राम। अच्छा, इसको आप ऐसा यूनिट में भी चेंज करोगे तो 50 ग्राम 50 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 5/100, और 5/100 को आप 1/20 भी लिख सकते हो। सो 1/20 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है 150, प्लस स्टोन का मास कितना है 60, और स्टोन की वेलोसिटी कितनी है, स्टोन की वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो बस इसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। सो 0 से 0, सो n इंटू 15/2 is equal to what, minus of 600। so from here you can calculate n, that is equal to minus of 600 into 2/15, तो ये गया 40 पे। सो n is equal to minus of 80। सो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे बिकॉज नंबर ऑफ बुलेट्स नेगेटिव तो नहीं हो सकती, सो n will equal to 80। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है?
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टीम इंजन ऑफ मास 3 into 10 to the power 4 kg pulls two wagons each of mass 2 into 10 to the power 4 kg with an acceleration of 0.2 meter per second square. Neglecting frictional force, calculate the force exerted by the engine. इंजन ने कितना फोर्स लगाया है ये कैलकुलेट करना है। तो फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। जबकि सवाल में एक्सेलरेशन आपको दी हुई है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास, देखिए मास यहाँ पे जो टोटल मास होगा दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंजन, दैट इज 3 into 10 to the power 4 प्लस द मास ऑफ द वैगन। और दो वैगन है, एक का मास कितना दी हुई है? 2 into 10 to the power 4। तो टोटल मास इज 3 into 10 to the power 4 plus 4 into 10 to the power 4 and the total is 4 plus 3 7 into 10 to the power 4 kg. So what is force? That is mass. मास है 7 गुना 10 की पावर 4 और एक्सेलरेशन है 0.2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 इंटू 10 की पावर 4 गुना 2/10, तो 14 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रक ऑफ मास m is moved under a force F. If the truck is then loaded with an object equal to the mass of the truck and the driving force is half, then how does the acceleration change? देखिए कहता है एक ट्रक है, ट्रक का मास है m और इस पर एक फोर्स लगाई जा रही है दैट इज F। ठीक, तो ऐसे में F इज इक्वल टू m इंटू ए हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? F/m। क्लियर? ये थी पहली एक्सेलरेशन। अब क्या कहता है कि अब अगर इस ट्रक के अंदर जिसका मास m है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट कोई भी चीज और लोड कर दी गई और उसका मास भी सेम है, जो ट्रक का मास है वही इसका मास है, और अब जो इस पे लगने वाली फोर्स है वो फोर्स आधी कर दी गई, तब एक्सेलरेशन कितनी होगी ये बताओ। तो अगेन आपको पता है F इक्वल टू एम ए, लेकिन F अब कितनी है? आधी है सर। मास कितना हो गया? डबल हो गया इनटू में एक्सेलरेशन, सो दैट इज इक्वल टू F/2 into 1 divided by 2 into m, that is equal to acceleration. So F/4m is equal to a। तो आप देखोगे कि पहले एक्सेलरेशन थी F/m, अब 1/4 हो गई है पुरानी वाली के, 1/4। तो नाउ द न्यू एक्सेलरेशन विल बी 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहली वाली के 1/4 हो जाएगी। अगर मैं इसको ए प्राइम नाम दे दूं, थोड़ा नाम चेंज कर लेंगे, तो ए प्राइम विल बी 1/4 ऑफ द ओल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बुलेट of mass 0.02 kg is fired from a gun weighing 7.5 kg. If the initial velocity of the bullet is this, calculate the speed with which the gun recoil. देखिए कहता है हमारे पास एक गन है, इस प्रकार एक गन है और गन एक बुलेट को फायर करती है इस प्रकार, और इस बुलेट का मास आपको दिया हुआ है 0.02 kg और इस गन का जो वेट दिया हुआ है दैट इज 7.5 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इस बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड। कहता है इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगेन जो इसकी मोमेंटम होगी और इसकी मोमेंटम होगी, दोनों का सम कांस्टेंट के बराबर, दोनों का सम जो है वो बैलेंस्ड होगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगी मोमेंटम। तो वी कैन से दैट मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन plus mass of the bullet into velocity of the bullet that is equal to 0। तो गन का मास कितना है? 7.5। वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है। मास ऑफ द बुलेट, बुलेट का मास 2/100 यानी 0.02 आपको दिया गया है, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है? 200। ये 0 के बराबर है, तो यहाँ से निकाल लो 7.5 into Vg that is equal to minus of 400/100 यानी कि -4। सो Vg इज इक्वल टू कितना? -4 डिवाइड बाई 7.5 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40/75। इसको 5 से काट लोगे 8 और ये 15। सो Vg जो है वो आपका आ जाएगा -8/15
मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग कि जो गन है वो रिकॉइल होगी, यानी जब बुलेट आगे की तरफ फायर होगी, ऐसे पीछे की तरफ बैक फायर करती है ना गन, जो है ऐसे पीछे की तरफ जाती है जब भी हम फायर करते हैं, तो पीछे इस वेलोसिटी के साथ जाएगी। ठीक है जी। अगले सवाल, अगला सवाल कहता है दो बॉल ए एंड बी, मास m दूसरे का 2m, आर इन मोशन विद वेलोसिटी 2v एंड b, तो इनर्शिया के बारे में आप क्या कहोगे? देखो सिंपल सी बात है, बॉल ए है, जगह मैंने छोड़ी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर कर देते हैं। अगर मैं बॉल ए की बात करूं तो बॉल ए का मास है m, और बॉल ए का मास है m, और बॉल बी का मास कितना है? ट्वाइस ऑफ m। तो देखिए इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट द मोशन, यानी कोई भी बॉडी हमेशा आराम करना चाहती है, मोशन में नहीं चाहती है। तो एक बात बताओ, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, जिस बॉडी का वजन ज्यादा होगा, उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वजन ज्यादा है, तो वो उसे और दिक्कत आएगी मोशन करने में, मूव करने में। तो यानी मास किसका ज्यादा है? मास बी का ज्यादा है, तो इनर्शिया भी बी का ज्यादा होगा। तो ए और बी में इनर्शिया जो है बी का ज्यादा होगा। ये हो गया पहला पार्ट। कहता है मोमेंटम पे क्या असर पड़ेगा? चलो जी, ये ए है, ये बी है, इसकी मोमेंटम क्या होगी? मोमेंटम होगी m इंटू वी, क्योंकि पहले वाले का मास m है, वेलोसिटी 2v है, 2v है, तो v को आप एक काम करेंगे, ये है a, तो इसकी मोमेंटम m है और वेलोसिटी 2v है, तो b का जो मास है वो ट्वाइस ऑफ m है और वेलोसिटी v है। तो आप देखोगे ये भी 2mv है, ये भी 2mv है, तो दोनों की मोमेंटम बराबर है, यानी कि मोमेंटम ऑफ a इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ b। ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ एमसीक्यूज है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। देखिए सिंपल सी बात है, इनर्शिया फिर से मैं बता रहा हूँ, इनर्शिया एक नेचुरल प्रॉपर्टी है बॉडी की टू रेजिस्ट द मोशन, मोशन को रोकने की एक अंदर से आने वाली नेचुरल प्रॉपर्टी है इनर्शिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखने से ही पता चल रहा है, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस मेजर ऑफ फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन। तो सीधी सी बात है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था? द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है ना, so that is the measure of momentum, so B option will be the right answer. Next question है, which of the following statement is not correct for an object moving along a straight path in an accelerated motion? देखिए अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रही है, सीधी सीधी चल रही है और एक्सेलरेट कर रही है, तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन तो तभी होती है जब वेलोसिटी या स्पीड चेंज होती है। तो स्पीड कीप्स चेंजिंग, सीधी सी बात है स्पीड चेंज होगी। वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन, तो दोनों की दोनों चेंज होगी अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो। इट्स ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, तो दैट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन सही नहीं है। और ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिव ऑन इट, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी, बिकॉज देखिए कोई भी बॉडी सीधा सीधा जा रही है और वो एक्सेलरेट कर रही है, इट विल ऑलवेज गो अवे फ्रॉम दैट। अरे भाई अर्थ से दूर भी तो जा सकती है, अगर कोई बॉडी अर्थ से दूर जा रही है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तब वो एक्सेलरेट कर रही हो, जरूरी थोड़ी कि नजदीक आ रही हो तभी एक्सेलरेट करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, ये इसका उत्तर आएगा। देखिए क्यों। व्हाट वाज न्यूटन थर्ड लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता था कि आप जिस बॉडी पे जितना फोर्स लगाओगे वो बॉडी भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी। यानी सपोज करो ये दीवार है और आपने इस दीवार पर फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया, ये एक्शन है, फिर ये दीवार भी आपके हाथ पर उतना ही फोर्स लगाएगी, ये रिएक्शन है। यानी एक्शन और रिएक्शन। आप देखो एक्शन इसने इस बॉडी पर लगाया, दूसरी बॉडी हो गई, और इस बॉडी ने रिएक्शन इस बॉडी पे दिया, यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं।
तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इफ ए बॉडी एक्सपीरियंस ए नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स देन द बॉडी कैन बी एक्सेलेरेटेड, मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट, नन ऑफ दिस। देखिए सीधी सी बात है, कहता है जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि एफ एम ए के बराबर होता है, तो जो एफ है वो जीरो है, एम इंटू ए। इसका मतलब मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता, एक्सेलेरेशन जीरो है। और अगर एक्सेलेरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या हुई, कांस्टेंट। क्यों भाई, एक्सेलेरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और यहां पर बोल दिया एक्सेलेरेशन जीरो है। अगर एक्सेलेरेशन जीरो है तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, यानी मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। दैट इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी इज टू बी डबल फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू, बाय व्हाट फैक्टर इज द एक्टिंग फोर्स टू बी इंक्रीज। तो सिंपल है, अगेन एफ इक्वल टू एम ए। कहता है एक्सेलेरेशन जो है वो डबल हो गई, तो भाई एक्सेलेरेशन अगर डबल हो गई तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी इज टू बी डबल फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू, बाय व्हाट फैक्टर इज द एक्टिंग फोर्स टू बी इंक्रीज। किस फैक्टर से इंक्रीज होगा, टू फैक्टर से। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।